औरत, सुना है तेरी देवरानी तो बहुत पढ़ी लिखी है। देवकी, हाँ मौसी, सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है बल्कि वो तो नौकरी भी करती थी। औरत, अच्छा तो तू जरा बचकर रहना। देवकी, जरा बचकर रहना मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। औरत, मतलब कि बड़ी तीखी मिर्ची होती है ये ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां। पता चला कि तू ही तो जेठानी, पर वही आकर पूरे घर पर राज करने लगे। वो औरत देवकी के मन में अपनी होने वाली देवरानी को लेकर शक पैदा कर गई थी। दरअसल देवकी की शादी 2 साल पहले ही मुकेश से हुई थी। वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसने आते ही पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मुकेश का छोटा भाई था महेश, जिसकी शादी अब जिया से होने जा रही थी। तब दूल्हे बने महेश को देखकर देवकी ने कहा, देवकी, क्या बात है दूल्हे राजा, बड़े जच रहे हो। अब जाओ जल्दी से हमारी देवरानी ले आओ। अकेले घर का काम करके तो मेरा तो बुढ़ापा ही आ गया। जिया आएगी तो कम से कम मैं भी किसी पर हुक्म चला सकूंगी। महेश, आप भी न भाभी कमाल करती हो। धूमधाम से महेश और जिया की शादी हुई और जिया अपने ससुराल आ गई। उधर जब बारात नई दुल्हन को लेकर देवकी के दरवाजे पर आने वाली थी, तभी एक बार फिर वही औरत देवकी के पास आई और बोली, औरत, मेरी बात सुन देवकी, नई बहू तुझसे छोटी है। नई बहू तुझसे छोटी है, तू उसे सर पर मत चढ़ने देना। उसे एहसास होना चाहिए कि जेठानी तू है और वो तेरी देवरानी, समझी? देवकी, हाँ हाँ मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं सब समझती हूँ। उस औरत की बातें देवकी के दिमाग में बस गई थी। देवकी ने भी ठान लिया था कि वो जिया से थोड़ी सख्ती से पेश आएगी। शादी को 1 हफ्ता बीत गया, सब ठीक चल रहा था। जिया बिना किसी के कहे देवकी का घर के कामों में हाथ बटाती। इस तरह देवकी और जिया की पटरी अब आपस में मिलने लगी थी। दोनों सारा दिन हंसते और बात करते करते काम निपटाते। लेकिन बीच बीच में देवकी को जब भी उसकी मौसी की बात याद आती और वो थोड़ा सा सख्त होने की एक्टिंग करने लगती। एक दिन मुकेश, अरे देवकी जरा सुनो तो। देवकी, हाँ जी कहिए। मुकेश, वो जिया और महेश को हमारी कुल देवी के मंदिर भी तो ले जाना है ना, तो तुम एक काम करो, शहर जाकर उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आओ। पैसे अलमारी से निकाल लेना। देवकी, शहर से क्यों? यहाँ हमारे यहाँ दुकान कम है क्या? मुकेश, अरे बाबा, वो शहर की लड़की है, हो सकता है उसे यहाँ की साड़ी पसंद ना आए। देवकी, अच्छा, आपने कभी मेरे लिए तो शहर से साड़ी नहीं मंगवाई। अगले दिन देवकी अपने देवर महेश के साथ बाइक से शहर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में महेश ने देवकी से पूछा, महेश, क्यों भाभी, जेठानी और देवरानी की सही बन रही है कि नहीं? देवकी, तुम बाइक चलाने पर ध्यान दो, बड़े आए रिश्तों के इंस्पेक्टर। महेश, रिश्तों का इंस्पेक्टर? पर देखना भाभी, एक दिन आपको जिया पर नाज होगा। देवकी महेश की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। वो भविष्य देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे कौन सी अनहोनी उसका इंतजार कर रही है। वो जिस रास्ते से जा रहे थे, वहाँ एक बेकाबू ट्रेन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से महेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। देवकी भी कई फुट उछलकर दूर जा गिरी थी। वहाँ मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। मुकेश, वो दोनों तो ठीक है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर, आई एम सॉरी, आपकी पत्नी जिंदा तो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। इस हादसे में उनके सिर पर गहरी चोट आई है। हमने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन दिमाग में लगी चोट की वजह से ये उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। अंदरूनी अंगों को भी बहुत गहरी चोट आई है। हम उन्हें कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर इस दौरान बदन में कोई हलचल हुई तो ठीक, वरना आगे कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर वहां से चले गए और अस्पताल के एक कोने में मुकेश और दूसरे कोने में जिया दहाड़े मार कर रोने लगी। मुकेश ने अपने भाई को गवा दिया था और देवकी जिंदा लाश बन चुकी थी। तो वहीं जिया शादी के 7 दिन बाद ही विधवा हो गई थी। कई दिनों के बाद भी देवकी के बदन में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर
जवाब दे चुके थे। फिर एक दिन डॉक्टर, देखिए मुकेश जी, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी देवकी की हालत में कोई सुधार नहीं है। उन्हें यहाँ रखकर आप सिर्फ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि वो अपने आखिरी दिन आप लोगों के साथ अपने घर में गुजारे। मुकेश, कितना वक्त है मेरी देवकी के पास डॉक्टर साहब? डॉक्टर, जैसी उनकी हालत है ज्यादा से ज्यादा 6-8 महीने। डॉक्टर की बात मानकर मुकेश देवकी को घर ले आया। अब देवकी सारे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। उसकी आंखें खुली रहती पर वो किसी से कुछ नहीं बोल पाती। मुकेश, चिंता मत करो देवकी, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिया, ये मेरी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप अपना ऑफिस देखिए, दीदी को आज से मैं संभाल लूंगी। वैसे भी मेरे पास अब करने के लिए है क्या? अगर मेरी सेवा और प्यार से दीदी ठीक हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया। जिया की बात मानकर मुकेश ऑफिस चला गया। इधर जिया ने देवकी की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली। मुकेश ऑफिस जाता और जिया सारा दिन देवकी की सेवा में लगी रहती। शाम को मुकेश आकर देवकी से खूब सारी बातें करता। देवकी बातें सुनती तो थी मगर उनका जवाब नहीं दे सकती थी। उधर दिन भर जिया देवकी की दवाइयों से लेकर उसकी साफ सफाई तक का पूरा ख्याल रखती थी। जिया की सेवा और उसका प्यार देखकर देवकी की आंखों से आंसू आ जाते थे और वो मन ही मन सोचने लगी कि कितना गलत सोचती थी मौसी। एक देवरानी से बढ़कर ये तो मेरी छोटी बहन जैसा ख्याल रखती है। बेचारी का सुहाग नहीं रहा, लेकिन वो सब भुलाकर मेरी सेवादारी में लगी है। हे भगवान, मेरा तो जो होना था वो हो गया, पर इस बेचारी के साथ इतना अन्याय मत करो। बिना पति के कैसे जिएगी सारी जिंदगी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। जिया के जी जान लगाने के बाद भी देवकी की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। फिर एक दिन मुकेश ने जिया से कहा, मुकेश, जिया, मुझे काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। जिया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मुकेश के जाने के बाद तो जिया हर वक्त देवकी के साथ ही रहती और रात को भी उसी के बगल में सोती। देवकी अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि जिया वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी कि उसने सोचा था या उसे पढ़ाया गया था, बल्कि वो सच में नए जमाने की एक बहुत ही समझदार लड़की थी। फिर एक रात जब जिया सो गई तो देवकी ने फिर अपने मन में सोचा, कब तक ये दोनों मेरी सेवा ऐसे ही करते रहेंगे? कब तक मुकेश अकेले अपना जीवन काटेंगे? कब तक मैं इन दोनों पर ऐसे ही बोझ बनी रहूंगी? यही बातें सोचते सोचते देवकी की भी आंख लग गई। 1 हफ्ता बीत गया। मुकेश वापस आया तो आते ही वो देवकी के पास बैठ गया। जिया भी मुकेश के लिए पानी लेकर वहां गई। तभी अचानक देवकी के हाथ में हलचल हुई। ये देखकर मुकेश और जिया बहुत ही खुश हो गए। वो डॉक्टर को फोन करने ही वाले थे कि उससे पहले ही देवकी का कांपता हुआ हाथ मुकेश की तरफ बढ़ा। मुकेश ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और फिर देवकी ने जिया को भी आंखों से उसके पास आकर बैठने का इशारा किया। जिया भी फौरन जाकर देवकी के पास बैठ गई। जिया, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को अभी फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। लेकिन जिया वहां से नहीं जा सकी क्योंकि देवकी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फिर देवकी ने एक गहरी सांस ली और मुकेश और जिया का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो क्या कहना चाहती थी ये मुकेश और जिया अच्छे से समझ चुके थे। तब जिया ने उससे कहा, जिया, आप ये सब मत सोचिए, आप अब ठीक हो जाएंगी। कहते हुए जिया देवकी की काफी नजदीक आ गई थी तो देवकी ने जिया के सर पर हाथ रखा और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गई। 2 साल बाद मुकेश, जिया कहाँ हो? जिया, आई जी, लीजिए, ये रहा आपका नाश्ता। मुकेश, बढ़िया। और मेरी गुड़िया कहाँ है? जिया, अभी भी सो रही है। रात भर बस यही रट लगाती रही कि मम्मी प्लीज एक कहानी और। जिया की बात सुनकर मुकेश मुस्कुरा दिया और फिर दोनों अपनी बेटी के कमरे में गए। मुकेश, अरे देखो तो जरा, ये परी अभी तक सोकर नहीं उठी, लेकिन अब जब पापा आ गए हैं तो मेरी देवकी को तो उठना होगा ना।
देवकी, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी ऐसी ही किसी घटना के शिकार हुए हैं और आपकी जिंदगी में भी कोई सहारा देने आया हो तो आपकी कहानी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैं आपकी कहानी पर आपका नाम के साथ एक कहानी का वीडियो बनाकर डालूं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मुझे जरूर मेल करें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन जरूर दबा देना, ताकि इस तरह की नई कहानी आपको सुनने सबसे पहले आप मेरी कहानी को सुनते तो जरूर हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा हर नया वीडियो आपके YouTube पेज पर सबसे पहले दिखाई दे।